नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठकों की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रांसफर नीति 2025 को लेकर अहम चर्चा हुई है, जिसमें मंत्रियों ने अपने स्थानांतरण संबंधी अधिकारों में विस्तार की मांग की है। 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। इसके साथ ही यूनिफाइड पेंशन योजना के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वहीं सोलर प्लांट परियोजना को भी मंजूरी दी गई है और पराली जलाने पर सख्त फैसला लिया गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की बात की गई है। इन फैसलों से मध्य प्रदेश के विकास और कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या है तबादला नीति और क्यों है महत्वपूर्ण? तबादला नीति वो मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की पदस्थापना और स्थानांतरण किए जाते हैं। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में आता है सुधार, भ्रष्टाचार में आती है कमी, क्षेत्रीय असंतुलन होता है समाप्त, प्रशासन में बढ़ती है पारदर्शिता। बैठक के दौरान मंत्रियों की राय, तबादला अधिकारों में विस्तार की मांग, उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने दिए सुझाव। ट्रांसफर के रोजाना आते हैं 10 से ज्यादा मामले, ट्रांसफर को लेकर दबाव में रहते हैं जनप्रतिनिधि। कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रांसफर नीति 2025 पर चर्चा के समय मंत्रियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अपने तबादला अधिकारों में विस्तार की मांग की। उनका कहना था कि बीते 2 वर्षों से ट्रांसफर प्रक्रिया ठप रही है, जिससे उनके क्षेत्रों में राजनीतिक और जनप्रतिनिधि स्तर पर भारी दबाव बन गया है। जैसे ही बैठक में ट्रांसफर नीति का प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सुझाव दिया कि स्थानांतरण की प्रतिशत सीमा यानी स्लैब बढ़ाई जाए, जिससे उन्हें अधिक अधिकार मिल सके। इसके बाद अन्य मंत्रियों ने भी इस सुझाव का समर्थन किया। मंत्रियों का कहना था कि रोजाना उन्हें ट्रांसफर संबंधी 10 से ज्यादा आवेदन आते हैं और हर मामले में अनुशंसा करनी पड़ती है। सीएम समन्वय पोर्टल पर भी सैकड़ों आवेदन और उनकी अनुशंसाएं लंबित है। पार्टी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी लगातार ट्रांसफर को लेकर दबाव बनाते हैं, जिससे असमंजस की स्थिति बनती है। मंत्रियों की ये भी मांग थी कि स्वैच्छिक तबादलों को निर्धारित प्रतिशत सीमा से बाहर रखा जाए ताकि अधिक संख्या में स्थानांतरण हो सके। मध्य प्रदेश में 1 मई से 30 दिन तक कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। मंगलवार को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी। इसमें स्वैच्छिक तबादले भी शामिल है। विभाग खुद भी पॉलिसी बना सकेंगे। इसके लिए जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना होगा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई तक ई ऑफिस में सारे ट्रांसफर लागू होंगे। इसके बाद तबादले नहीं हो सकेंगे। मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को भी इसका अधिकार दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे 30 मई से पहले सभी तबादला आदेश जारी कर दें। कैबिनेट बैठक के बाद मंगलवार को तबादला नीति के निर्देश जारी होने थे, लेकिन मंत्रियों के सवाल जवाब के चलते ऐसा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान तबादला नीति को मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन मंत्रियों का कहना था कि उन्हें ट्रांसफर के और ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से ट्रांसफर नहीं हुए। इसको लेकर बहुत ज्यादा दबाव है। सार्वजनिक नहीं की गई नई नीति। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों की बातों को ध्यानाकर्षण सुना और इस पर विचार करने की सहमति दी। इसी कारण नीति को मंजूरी मिलने के बाद भी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया और अंतिम रूप से जारी करने से पहले इसमें कुछ संशोधनों की संभावना बनी हुई है। पद संख्या के अनुसार ट्रांसफर की सीमा 200 पद तक अधिकतम 20%, 201 से 1000 पद तक अधिकतम 15%, 1001 से 2000 पद तक
अधिकतम 10%। 2000 से अधिक पद अधिकतम 5% ट्रांसफर किए जा सकेंगे। ट्रांसफर के लिए कैसे करेंगे आवेदन? ट्रांसफर में आवेदन करने की प्रक्रिया विभाग तय करेगा। यदि विभाग में ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं तो वहां ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जहां ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री प्रक्रिया तय करेंगे। ई ऑफिस पर अपलोड करना होगा आदेश। ट्रांसफर नीति के अनुसार प्रोबेशन पीरियड परीक्षण काल में कार्यरत कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। जिन कर्मचारियों का 1 वर्ष के भीतर ही तबादला हो चुका है उनके स्वैच्छिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के तबादले पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। विभाग अपने अनुसार स्थानांतरण नीति बना सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना आवश्यक होगा। ट्रांसफर करने के बाद आदेश ई ऑफिस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 30 मई के बाद पोर्टल पर ट्रांसफर का अपलोड आदेश को मान्य नहीं किया जाएगा। चंबल में लगेगा 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि सरकार का ग्रीन एनर्जी पर फोकस है, इसलिए एमपी और यूपी सरकार की बिजली डिमांड को ध्यान रखते हुए प्लान तैयार किया गया। एमपी में बरसात में बिजली की डिमांड कम हो जाती है, जबकि यूपी में बरसात के दौरान डिमांड बढ़ जाती है। कैबिनेट ने तय किया है कि 3000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। 1000 मेगावाट कंपोजिट प्लांट में रहेगी, जबकि 2000 मेगावाट यूपी को दी जा सकेगी। ये प्लांट चंबल में लगाए जाए। ग्रीन एनर्जी को जरा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया ग्रीन एनर्जी को की तरफ जा रही है। हमने भी ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करना चालू किया है और इसीलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की डिमांड अलग अलग समय पर होती है। हमारी डिमांड खत्म हो जाती है जब उत्तर प्रदेश की चालू होती है, और इसलिए जब हमारे यहाँ बरसात आ जाती है तो वहाँ पे डिमांड चालू हो जाती है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ बरसात में डिमांड कम होती है, तो इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से मिलकर एक 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं, जिसमें 1000 तो कंपोजिट जिसमें भंडारण की क्षमता होगी और 1000 मेगावाट को खर्च कर सकेंगे। इस प्रकार 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से मिलकर बनाने की योजना है। बैठक में धार में पीएम मित्र पार्क की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार मानते हुए सीएम यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 2062 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार को इस संबंध में धार में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। धार जिले के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि पीथमपुर अब दूसरी और घाटा बिल्लौद में विकास गतिविधियों का संचालन हो। वहीं 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि करते हुए 55% के मान से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक की एरियर राशि का भुगतान जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक 5 किस्तों में किया जाएगा। प्रथम किस्त का भुगतान इसी साल जून, दूसरी किस्त का जुलाई, तीसरी किस्त का अगस्त, चौथी किस्त का सितंबर, 5वीं किस्त का भुगतान अक्टूबर 2025 में किया जाएगा। 1 जनवरी 2024 से 30 सितंबर 2024 की अवधि में सेवानिवृत्त और मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें और उनके नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। एक तो सबसे पहला महत्वपूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्रा पार्क को 2062 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, और ये अपने आप में धार जिले में जो मित्रा पार्क बन रहा है इसमें टेक्सटाइल तो होगा ही, पर टेक्सटाइल से संबंधित अन्य उद्योग भी आएंगे, और इसमें एक संभावना ये है कि लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल में ही मिलता है, तो इसलिए इसको
प्रतिस्पर्धा में हम लाए केंद्र सरकार से, और इसलिए इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा ध्यान है और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा ध्यान है कि कैसे भी ये बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो और यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके। यूपीएससी के लिए 6 अफसरों की कमेटी बनी। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के लिए 6 अधिकारियों की कमेटी बनी है। ये कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रूप पेंशन स्कीम का प्रस्ताव तैयार करेगी। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत जारी करने का फैसला। कैबिनेट ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ पेंशनरों और उनके परिवार को महंगाई राहत में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के फलस्वरूप एरियर राशि सहित राज्य शासन पर कुल 3500 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। पेंशनर्स को 1 मार्च 2025 से 7वें वेतनमान अंतर्गत 53% और 6वें वेतनमान अंतर्गत 246% पेंशन राहत स्वीकृत करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पत्र 12 मार्च 2025 पर सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। महंगाई भत्ते की किस्त आप सभी जानते हैं कि शासकीय कर्मचारियों की काफी पुरानी डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी कर दी। तो मध्य प्रदेश शासन ने शासकीय कर्मचारी हेतु 1/7/24 से 30%, 3% एवं 1/1/25 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त स्वीकृति की जा रही है। इसके फलस्वरूप अभी तक जो महंगाई भत्ता है वो 55% हो जाएगा और ये भारत शासन के बराबर हो जाएगा। और इसलिए महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश वो राज्य है जो केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता हमारे यहाँ के कर्मचारियों को दे रहा है। मंदसौर के मनोहर सिंह के परिजन को सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मंदसौर हादसे में खुद की जान की परवाह न करते हुए 4 लोगों के प्राणों की रक्षा करने वाले मनोहर सिंह के परिजनों को शासकीय नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मरणोपरांत उनका सम्मान भी करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन 20 मई को हो रहा है। ये संयोग है कि 20 मई को ही लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर विवाह वर्षगांठ भी होती है। अग्री कैबिनेट में जिला विकास सलाहकार समिति का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय 1 लाख लोगों को विकास गतिविधियों से जोड़ते हुए विकास में सहभागिता के आधार का विस्तार किया जाए। इस मकसद से जिला विकास समिति की कल्पना की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति के उपाध्यक्ष स्थानीय प्रभारी मंत्री हो, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, जनपद अध्यक्ष, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी उद्योग समेत 20 से ज्यादा क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़कर इन्हें विकास मॉडल में सहभागी बनाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रांसफर नीति 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे कर्मचारियों के तबादले में पारदर्शिता और सुविधा होगी। यूनिफाइड पेंशन योजना के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिससे कर्मचारियों के लिए बेहतर पेंशन योजना तैयार की जा सकेगी। इसके अलावा सोलर प्लांट परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का निर्णय लिया गया, जिससे कर्मचारियों को, पेंशनर्स को लाभ होगा। इन निर्णयों से मध्य प्रदेश के विकास और कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सरकार के इन निर्णयों से प्रदेश की प्रगति और विकास को गति मिलेगी। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ग्रामीण परिवहन सेवा को बढ़ावा देने, तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने, विशेष श्रेणी के किसानों को योजना का लाभ देने और शिक्षकों का समायोजन शामिल है। बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है, जिनका समायोजन सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा को भी मंजूरी दी गई है। इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के लोगों को लाभ होगा और विकास को गति मिलेगी। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए। इनमें ग्रामीण परिवहन सेवा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा, विशेष श्रेणी के किसानों को योजना का लाभ और शिक्षकों का समायोजन शामिल है। इसी के साथ ही प्रदेश में अपनी सेवा समाप्ति के बाद आंदोलन कर रहे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की आखिरकार जीत हो गई। उनका आंदोलन सार्थक रहा। सरकार ने उनके लिए भी बड़ा फैसला लिया है। उनका समायोजन सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में किया गया है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रुपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रुपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान यानी 18 से 42 सीटर क्षमता के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थी का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गों पर वाहन चलाने के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से 3 साल अधिकतम की अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहन को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रुपये प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रुपये प्रति किलोमीटर, तृतीय वर्ष 22 रुपये प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैर से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचालक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट NIELIT की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT को
10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। राज्य में NIE-LIT केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब उक्त श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने बैठक में कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान बीज का उपार्जन किया गया, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उनको अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर विभागीय समिति की अनुशंसा अनुसार हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येतर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में, उसमें पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर, तत्पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। 2621 शिक्षकों की होगी बहाली। बता दें कि पिछले साल सीधी भर्ती 2023 के तहत भर्ती होने वाले प्राइमरी के सहायक शिक्षकों को हटा दिया गया था। इनकी नियुक्ति बीएड डिग्री के साथ प्राइमरी स्कूलों में की गई थी। इस पर आपत्ति के बाद इनको हटाने के आदेश कोर्ट ने दिए थे। इसके बाद बहाली के लिए शिक्षकों ने आंदोलन किया था। इसी के तहत सरकार ने बर्खास्त 2621 सहायक शिक्षकों को बहाली का फैसला लिया है। इनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर की जाएगी। समायोजन राज्य के 4422 रिक्त पदों में किया जाएगा, जो गैर विज्ञापित है। अर्हता पूरी न करने वाले शिक्षकों को 3 वर्षों की छूट और SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओबीसी वर्ग के 355 शेष अभ्यर्थियों के लिए सांख्येतर पद सृजित किए जाएंगे। समायोजन में प्राथमिकता अनुसूचित क्षेत्रों, फिर सीमावर्ती और अंत में अन्य जिलों को दी जाएगी। सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर विभागीय समिति ने बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट तैयार किया। उसके माध्यम से हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। गांव में विकसित होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना होगी शुरू। राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में मिलेगी बस सुविधा। 18 से 42 सीट क्षमता वाले मोटरयान को मिलेगी अनुमति। स्थानीय निवासियों को मिलेगी प्राथमिकता, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति को। प्रथम 3 वर्षों तक
मासिक कर में मिलेगी पूरी छूट। सरकार की ओर से प्रथम वर्ष में मिलेगा 26 रुपए किलोमीटर, द्वितीय वर्ष में 24 रुपए पर किलोमीटर, द्वितीय वर्ष में 24 रुपए पर किलोमीटर और तृतीय वर्ष में 22 रुपए पर किलोमीटर की मिलेगी वित्तीय सहायता। दृष्टिहीन, बौद्धिक, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, एड्स मरीज को किराए में छूट, एक सहयोगी को पूरी किराया छूट, नक्सल प्रभावितों को आधा किराया देना होगा। NIELIT केंद्र की स्थापना से तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा। नवा रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट NIELIT सेंटर की होगी स्थापना। राज्य में डिजिटल कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और IT क्षेत्र में रोजगार। केंद्र और प्रदेश के युवाओं के लिए खोलेगा रोजगार और स्टार्टअप के द्वार। कैबिनेट ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को भी कृषक उन्नति योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब इन श्रेणी के किसानों को भी आदान सहायता राशि मिलेगी यदि उन्होंने खरीफ में सहकारी समितियों के माध्यम से धान या धान बीज बेचा हो। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णयों से राज्य के विकास और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इससे राज्य के लोगों को कई लाभ होंगे और राज्य का विकास होगा। सरकार के इन निर्णयों से राज्य के भविष्य में और भी विकास होगा और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा बढ़ने से लोगों को शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आने से राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कृषक उन्नति योजना के विस्तार से राज्य के किसानों को आर्थिक लाभ होगा और उनकी आय बढ़ेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। शिक्षकों के समायोजन से राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। इन सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई देती है। सरकार के इन निर्णयों से राज्य के लोगों को लाभ होगा और राज्य का विकास होगा। आज के कार्यक्रम में हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठकों के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। इन निर्णयों से दोनों प्रदेशों के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर नीति 2025 को मंजूरी दी, यूनिफाइड पेंशन योजना के लिए कमेटी का गठन किया और सोलर प्लांट परियोजना को मंजूरी दी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण परिवहन सेवा को बढ़ावा देने, तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षकों का समायोजन करने का निर्णय लिया है। इन निर्णयों से आम जनता को लाभ होगा और विकास को गति मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम फिर से आपके लिए नए और महत्वपूर्ण विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।